चैनल। ओके, तो बेसिकली इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा होगा रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ बोहर्स मॉडल। ओके, और सेकंड होगा हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ बोहर्स मॉडल। तो बोहर्स के मॉडल का फेलियर चेक करेंगे कि क्या रीजंस थे। ठीक है, तो अगर मुझे पहला रीजन ध्यान में आ रहा है तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स, तो जो बोहर ने जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कंसीडर करा था, एक चार्ज्ड पार्टिकल है कि बोहर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक चार्ज्ड पार्टिकल। ओके, तो जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर एक डेफिनेट पाथ में क्या है, चक्कर लगा रहा है। ठीक हो गया, तो पहला रीजन इसका ये था कि ड्रॉबैक का, तो इसने वेव नेचर कंसिडर नहीं करा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या कंसिडर नहीं करा, वेव नेचर। ओके, ठीक है, तो ही डजंट कंसिडर द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, अब देखिए इसने ये बात भी कही थी, दूसरी बात ये कही थी इसने कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक हो गया, वो एक डेफिनेट पाथ में, मतलब जो ऑर्बिट्स का जो डेफिनेट पाथ है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के चारों ओर जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक डेफिनेट पाथ में चक्कर लगा रहे हैं। ठीक हो गया, तो ऑर्बिट्स का, इसका मतलब डेफिनेट ऑर्बिट था। ठीक हो गया, तो अगर द पाथ ऑफ द ऑर्बिट इज डेफिनेट हो जाए, ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये है, ये होना चाहिए कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन भी डेफिनेट होनी चाहिए और साइमल्टेनियसली उसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी डेफिनेट होनी चाहिए। बट ये ही कॉन्ट्राडिक्ट शो कर रहा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अगर ये एक डेफिनेट पाथ में मूव कर रहे थे न्यूक्लियस के चारों ओर, तो इसका मतलब पक्की बात है कि जो इन ऑर्बिट्स में इसकी इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन भी डेफिनेट होनी चाहिए थी और इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी डेफिनेट होनी चाहिए थी। बट जो कि कॉन्ट्राडिक्ट्स था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो बेसिकली ये दो मेन रीजन थे जिस वजह से फेलियर हुआ बोहर्स मॉडल। पहला, इसने वेव नेचर कंसिडर नहीं करा इलेक्ट्रॉन्स का, और दूसरा कि वो ना तो एग्जैक्ट पोजीशन बता पाया इलेक्ट्रॉन्स की, और ना ही उसने ये कहा था कि एग्जैक्ट पोजीशन होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की और एग्जैक्ट वेलोसिटी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट शो कर रहा था किसका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। ठीक हो गया, तो पहला रीजन है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, नहीं बता पाया, और दूसरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यही दो मेन रीजन थे इसके फेलियर होने के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक हो गया, तो देखिए मैं इसको रब करने जा रहा हूं। नेक्स्ट है हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक हो गया, तो देखिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की अगर मैं पहले बात करता हूं तो उससे पहले मैं क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में आपको बता देता हूं। क्लासिकल मैकेनिक्स, दो टाइप की मैकेनिक्स होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स, एक क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक हो गया जी, क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, बेसिकली जो न्यूटन्स के लॉ होते हैं ना, जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करती है, तो हमें पता है कि हर एक जो भी मैक्रोस्कोपिक आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करते हैं, जैसे फॉलिंग डाउन ऑफ ऑब्जेक्ट और जितने भी सोलर सिस्टम में ऑर्बिट्स का मोशन। ठीक हो गया, तो ये होगी हमारी ये। बट जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स आपकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर अप्लाई करते हैं तो ये क्या है, इतने अच्छे रिजल्ट शो नहीं करते, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये क्या इग्नोर कर देंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का वेव नेचर है, क्या वेव नेचर को क्या कर देते हैं, इग्नोर्स कर देते हैं। ठीक हो गया, क्लासिकल मैकेनिक्स। ओके, तब हमें जरूरत पड़ी कि क्वांटम मैकेनिक्स की एक ऐसी साइंस की जरूरत पड़ी, क्वांटम की जरूरत पड़ी, जो कि क्या शो करे, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल के वेव नेचर को भी बताए और पार्टिकल नेचर को भी बताए। ठीक हो गया, तो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक इनटू अकाउंट टू द डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर सच एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो ऐसी ब्रांच
तो अगर मैं देखता हूं द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक हो गया, तो क्वांटम द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस that takes account in the branch of science that take into the dual behavior of nature, the dual behavior of matter, dual behavior of matter, is that clear or not, is called quantum mechanics, ठीक हो गया, is called quantum mechanics। तो यहां से जन्म होता है क्वांटम मैकेनिक्स का, ठीक हो गया। तो ऐसी ब्रांच साइंस की जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर की, कि मैटर में क्या होता है, जब बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर ये वैलिड होती है, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, एटम्स हो गया और मॉलिक्यूल्स के ऊपर, ठीक हो गया। तो ये क्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन्स में ना, कि आपका सब एटॉमिक पार्टिकल्स में वेव का नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक हो गया। तो क्या था आपके जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो आपकी क्या बोलते हैं डिस्कवरी की थी ना, तो दो साइंटिस्ट ने करी थी 1926 में, टू साइंटिस्ट ने मिलकर करी थी, एंड इंडिपेंडेंटली क्या कर रही थी, क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी करी थी, ठीक है, कि डिस्कवरी करी थी 1926। एक तो था हाइजेनबर्ग, ठीक हो गया, हाइजेनबर्ग, ओके, ठीक हो गया, वर्नर हाइजेनबर्ग एंड एरविन श्रोडिंजर, एरविन श्रोडिंजर, ठीक है, SCHRODIN, एरविन श्रोडिंजर था, ठीक हो गया, ओके जी। तो अब क्या हुआ था, दोनों ने क्या क्वांटम मैकेनिक्स की डिस्कवरी करी थी, तो इसमें क्या था, अब देखिए जो एरविन श्रोडिंजर था ना, तो बेसिकली जो क्वांटम मैकेनिक्स होती है वो एक थ्योरेटिकल साइंस है, ठीक है, थ्योरेटिकल साइंस है। तो वो यही बताती है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, ठीक है, तो उसमें मोशंस होता है, दी मोशंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मोशन को बताती है, जिसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, वेव नेचर भी होता है और क्या नेचर होता है आपका, पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक हो गया। 1926 में डिस्कवरी करी थी हाइजेनबर्ग और एरविन श्रोडिंजर ने, ठीक हो गया। तो श्रोडिंजर जो साइंटिस्ट था ना, तो उसने क्या दिया था आपका, बेसिकली उसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे दी थी इसके लिए, ठीक हो गया। मैथमेटिकल इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स, H psi इक्वल्स टू E psi, ठीक हो गया, इज दैट क्लियर और नॉट। यहाँ पर क्या था, जो शाई था ना आपका, वो क्या था आपका वेव फंक्शन था, ठीक हो गया। ये टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स या एटम की थी, और जो H कैप था ना, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर था। H कैप क्या था, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक हो गया जी, मैथमेटिकल ऑपरेटर था, इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर था, जिसको क्या कहते थे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, क्या कहा जाता था, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक हो गया। तो इसने एक इक्वेशन डेवलप करी, मैथमेटिकल इक्वेशन दी, मैं पहले ही बता चुका हूँ क्वांटम मैकेनिक्स एक थ्योरेटिकल साइंस है, इज दैट क्लियर और नॉट। बट इससे जो रिजल्ट्स आए ना वो बेहतरीन आए और अभी भी आ रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए H psi इक्वल्स टू E psi, H क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहा गया, ओके स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। तो इसी इक्वेशन के लिए उसको क्या मिल गया, एक नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, ठीक हो गया, एरविन श्रोडिंजर को, ओके। तो ये श्रोडिंजर की बेसिक इक्वेशन है, E जो है वो टोटल एनर्जी बताता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और आपका जितना भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ठीक हो गया। शाई क्या है आपका, वेव फंक्शन है, इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे इसी में ही श्रोडिंजर वेव इक्वेशन एंड हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर जो कॉन्सिक्वेंस आएंगे उनकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इसमें ही हमारा सब टॉपिक क्या होता है,